बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जियो न्यूज़ की जानिब से अपनी जानिब से पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन 6 शहदा को जो कि एक बदकिस्मत वाक़े में जिन्होंने जाम शहादत नोश किया और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और इससे बड़ी कमिटमेंट कोई नहीं हो सकती कि जब ये तमाम लोग, ये तमाम अफसरान और जो पूरा अमला था 6 के 6 लोग, जब ये इतने कमिटमेंट दिखा रहे थे और इनका वाहिद मकसद यही था कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहाँ उसको सुपरवाइज़ किया जाए, लोगों को रिलीफ पहुँचाया जाए, ये बदकिस्मत वाक़या हुआ और इसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़ी डेकोरेटेड ऑफिसर्स शहीद हुए। ज़ाहिरी बात है जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला का वादा है कि उनकी तो मग़फ़िरत है, लेकिन दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि उनकी फैमिलीज़ इस साने को, इस इतने बड़े गम को कैसे बर्दाश्त करेंगी। हमारी तरफ से खराज तहसीन है और पूरा पाकिस्तान इंडेटेड है इन तमाम शहदा के आगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर ज़ाहिर बात है ये इम्पॉर्टेंट बात थी और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इन बहादुर सपूतों को पाकिस्तान की जानिब से, अपनी जानिब से और जियो न्यूज़ की जानिब से खराज तहसीन पेश किया जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर थी वो हमारे सामने है। पाकिस्तान तहफ़ का जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसका फैसला आ गया, मिलाखिर था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। यानी 8 साल की तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई। जो लोग ये समझ रहे थे कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी और पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है और मुखालिफों को मुंह की खानी पड़ी। जबकि हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है और तमाम इत्तेहादी जमातें जो कि इस वक्त वफाक में मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। यानी उनकी जमात ने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली जिसके अंदर डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड और ऐसे अकाउंट जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते वो भी शामिल है। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फैसले के अंदर जो तकरीबन 68 सफ़ात के ऊपर मुहित है उसके अंदर बहुत सी स्टार्टलिंग रेवलेशन सामने आई हैं। क्या ये एक डैमनिंग इंडाइटमेंट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? सवाल ये भी किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का वो सर्टिफिकेट जो कि पार्टी हेड की जानिब से दिया जाता है फॉर्म 1, क्या उसको इक्वेट किया जा सकता है किसी ऐसी डिक्लेरेशन या किसी ऐसे एफिडेविट के साथ जो कि आर्टिकल 62(1)(f) की तहत उसको इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके या उसके ज़ुमरे में आ सके? ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वफाकी हुकूमत ये समझ रही है और उनका फैसला यही है कि वो इसको देखेंगे और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रोसीड करेंगे और अगर फेडरल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो वो गज़ेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक डिक्लेरेशन इशू करेगी जिसके अंदर वो ये कहेंगे कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि ये एक फॉरेन एडेड पार्टी है। यहाँ तक आज वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया। ये होता है, ये नहीं होता, बहरहाल प्रोसीजर ये है कि उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत पार्टी आज को झटका लगा है या नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत से धचके लगे हैं इस साल के अंदर सियासी तौर पर, लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम किया है। क्या ये धचका भी इमरान खान साहब इसे आउटलिव करेंगे और आगे बढ़ेंगे? उनकी जमात को, उनके वोटर को, ज़ाहिर बात है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत मौजूद है, उसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर कोई असर पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? ये तमाम अहम सवालात हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी नौइयत इसकी बहुत अहमियत की हामिल है और यह बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब सीनियर एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कैंपेन है उसको भी समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह की जमात इनिशियली थी और किस तरह से वो तब्दील होती रही उसको भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका भी। हमारे साथ फ़खर दुरानी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इस मामले पे फ़खर साहब ने द न्यूज़ के अंदर स्टोरीज़ भी की हैं और अपनी रिसर्च भी की है। फ़खर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप भी हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन मैं हामिद खान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। सर ये फरमाइएगा, यकीनी तौर पर ये फ़ैसला आपने पढ़ा है और माशाल्लाह आप एक पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, क्या इक्वेट किया जा रहा है क्या इस पूरे मुद्दे को कि जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, या आप समझते हैं नहीं
कि इसके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं, और प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला तो तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर भुगता दिया है। जी हाँ, यकीनी तौर पे इस फैसले का पार्टी को धचका लगेगा और नुकसान हुआ है पार्टी को, और मैं समझता हूँ कि सेटबैक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि यकीनी तौर पर जब आपने डिटेल्स देखी हैं, आप अपनी जमात को ज़ाहिर बात है फाउंड समझते भी थे और समझते हैं भी, ये जिस तरह की फंडिंग होती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या इसके बारे में पार्टी चेयरमैन का ये कहना कि भाई ये तो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अब इमरान खान साहब को फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो है नहीं, ऑडिटर्स ने अकाउंट्स बनाए, स्टेटमेंट बनाई और उन्होंने उसके ऊपर मोहर लगा के जमा करवा दी, तो इमरान खान साहब की कोई लायबिलिटी बनती रही है? क्या ये आर्ग्यूमेंट सेलेबल है सर कानूनी तौर पर? मुश्किल आर्ग्यूमेंट है इस लिहाज से कि आफ्टर ऑल दस्तखत उन्होंने किए, सर्टिफाई किए, लेकिन हकीकत तो यही है कि उनको जो कुछ भी उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने स्टेटमेंट बना के दी उसी को सर्टिफाई किया, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है, फंडिंग काफ़ी आती थी। एक ज़माना तो ये था शुरू में कि हम खुद अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपये डाला करते थे तो पार्टी का एक्सपेंसेस चलते थे, तो हम तो बड़े मुश्किल वक़ात से गुज़रे पहले 10-12 साल। तो ये उसके बाद जब पार्टी ने टेक ऑफ किया है, फिर दुनिया ने इधर उधर से पैसा भेजना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े उसमें से ऐसे लोग हैं जो हकीकतन में बड़े मुखलिस थे पार्टी के साथ, $10-10 $15-15 की कंट्रीब्यूशन भेजते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे लोग मफाद परस्त लोग थे जो ये कर रहे थे। उनमें हो सकता कोई हो जिनका एंगल भी हो, जैसे कि इसमें कई जगह बयान किया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक तो ये गलती के ज़ुमरे में तो आता है कि गलतियां बहुत सी हुई हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो हमारी फाइनेंशियल टीम थी उनसे ब्लंडर्स हुए हों, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बदनीयती का आंसर था। अच्छा, ये एक मैं ज़रा असद उमर साहब आज को फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि फ़र्क है उस सर्टिफिकेट के अंदर जो कि इमरान खान साहब दे रहे हैं और जो वो एफिडेविट होता है उसमें फ़र्क है। वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा, उसके बाद मैं चाहूँगा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। असद उमर साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा जी। जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयाने हल्फी दिया। अब जिसको वो बयाने हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या, ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है, उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करें कि ओह इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है। ये इसके ऊपर ये लफ्ज सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ये एफिडेविट है ही नहीं भाई, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। हामिद खान साहब, इसकी कहा जा रहा है फॉर्म 1 की कानूनी वैल्यू नहीं है। बहसीत एक सीनियर कानूनदान आप समझते हैं कि जब आप सर्टिफाई करते हैं, आप लिखते हैं इट इज सर्टिफाइड दैट नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स प्रोहिबिटेड अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वर रिसीव्ड बाय द पार्टी, स्टेटमेंट कंटेन्स एन एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन एंड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसके ऊपर फिर साइन स्टैम्प सील होती है पार्टी लीडर की। बट द फैक्ट इज सर के इस फैसले के अंदर आपने खुद देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुताद्दिद जगह विद प्रूफ और एविडेंस ये एस्टैब्लिश किया है कि विलफुल कंसीलमेंट की गई है, विलफुल वायलेशन ऑफ लॉ है, प्रोहिबिटेड ना सिर्फ कंपनीज से जो कि फॉरेन कंपनीज से उनसे पैसा लिया गया है और यहाँ तक कि फॉरेन नेशनल से भी पैसा लिया गया है। क्या इतने बड़ा जो फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड है टू द लॉ उसको कंडोन किया जा सकता है बाय सेइंग कि नहीं जी उनकी लायबिलिटी नहीं बनती थी और ये एफिडेविट और सर्टिफिकेट में फर्क है? सर देखिए, जहाँ तक असद उमर की बात है वो कोई कानूनी माहिर तो नहीं है, उसने तो पार्टी को डिफेंड किया टू हिज बेस्ट, लेकिन इस हद तक बात उसकी दुरुस्त है
कि एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। एफिडेविट में पर्सनल नॉलेज आ जाती है, सर्टिफिकेट में ये कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, यानी जो दूसरों ने मुझे बात समझाई है और मुझे जो समझ में आई है उसके मुताबिक है, तो उसमें फ़र्क है। यकीनी तौर पे कानूनी तौर पे दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एफिडेविट में और सर्टिफिकेट ऑफ दिस नेचर। लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। कानून हैसियत यकीनी तौर पर है, सर्टिफिकेट की सर्टिफाई किया गया है। इनमें होता ये है कि जो हेड ऑफ़ द पार्टी है उसको एक एक अकाउंट चेक करने का तो ना महारत है ना उसके पास टाइम है। एक वो फॉर्मेलिटी समझ के दस्तखत बाज़ औक़ात कर लेते हैं। इसमें यकीनी तौर पर फाइनेंशियल टीम की बहुत बड़ी कोताही है कि इस तरह से सिचुएशंस हुई। मैं नहीं समझता इसमें कोई अगर कोई कंट्रीब्यूशन किसी नॉन पाकिस्तानी ने दी है तो वो उसका हमें पहले या इनको पहले पता था। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी, वो बाद में यूएस नेशनैलिटी में चले गया, लेकिन वो पाकिस्तानी अफेयर्स के साथ मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, आप ये समझे जो हम फॉरेन एडेड कंपनी जब फॉरेन एडेड पार्टी जब आप कहते हैं उसमें बड़ा मुख्तलिफ फ़र्क है। उसका मतलब यह है कि उसको बाहर से मदद मिल रही है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। ऐसी कोई बात यहाँ, ये तो एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अच्छा मैं सर इसके ऊपर मैं चाहता हूँ हम जरा दोबारा बात कर लें। मैं जुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। जुबैर साहब ठीक है, वो अभी हामिद खान साहब फरमा रहे थे कि असद उमर साहब इज़ नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, फाइन, वो आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो इसके अंदर ये नहीं है कि लीगल वैल्यू नहीं है। एक चैप्टर है या एक एस्पेक्ट है इसका जिसका ताल्लुक प्रोहिबिटेड फंडिंग से है, वो ये है कि वायलेशन ऑफ लॉ के तहत हुई। अहमद खान साहब खुद फरमा रहे हैं, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, के वाकई इसके अंदर वायलेशन हुई है, कानून की वायलेशन हुई और धचका भी है जमात के लिए। लेकिन आप लोग तासुर किया आ रहा है दैट परहैप्स यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। इतना बड़ी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। जुबैर साहब, एक तो पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर दूं और थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रूर दीजिएगा जी, कि ये कहना कि एफिडेविट नहीं और ये सर्टिफिकेट है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही गलत तासुर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ झूठ बोला, मिस स्टेटमेंट की, गलत बयानी की, लेकिन ये हमने सर्टिफिकेट पर की है, हल्फी बयानिए पर नहीं की है। तो अब उसका क्या इम्प्लीकेशन लीगल होते हैं वो तो बात की बात है, बट ये तो मान लिया कि गलत बयानी की है, जानबूझ के की है और सब कुछ किया है। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान में अकाउंटिंग लॉज रीराइट इमरान खान के लिए नहीं कर सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ राइट्स अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये तो तमाम कंपनीज पर लागू होता है, चाहे वो एक बैंक है, HBL को ले लें, UBL को ले लें, बड़ी से बड़ी कंपनीज को ले लें, छोटी से छोटी कंपनी को ले लें, हर एक को अपने अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं और वो उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सर्टिफिकेट देना। अब अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहता है कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर बाद में पकड़ा जाते जैसे इसमें हुआ है, तो फिर पहले तो ये बता दें भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये भी तो बता दें। और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को साइन करने की जरूरत क्या? फिर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं एक एक अकाउंट चेक कर सकता, बिल्कुल सही बात है हामिद खान साहब की, तो फिर उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान के कानून में, फाइनेंशियल कानून में ये क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है? चाहे वो पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कंपनी हो कोई दूसरी या कोई और इदारा हो, अगर वो फाइनेंशियल अकाउंट सबमिट कर रहा है तो चीफ एग्जीक्यूटिव की या चेयरमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपॉइंट उसी ने किया है उस शख्स को जो उसको अकाउंट्स ला के दे रहा है कि जी ये बिल्कुल सही है। अच्छा जुबैर साहब, एक बात अभी सुबह आज सुबह नहीं है सर एक तो फिर आप ही का कसूर है। नहीं, बट जुबैर साहब एक आर्गुमेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया, अब हामिद खान साहब ने तो बड़ी बैलेंस बात की, उन्होंने धचके का भी जिक्र किया और उन्होंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हाईलाइट किया। मैं मजीद उनसे चाहूंगा कि वो हमें इस हवाले से एजुकेट करें। लो सुबह अली जफर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये तो सियासी जमात एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह है, अगर कोई पार्टी कोई किसी कॉर्पोरेट एंटिटी का चेयरमैन या उसका MD जो है वो कुछ स्टेटमेंट देता है या सर्टिफिकेट देता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसे सजा हो जाएगी अगर कोई गलती निकल आती है। गलती करेक्ट हो सकती है, सजा नहीं होगी पार्टी किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के चेयरमैन को। और जिस आप खुद समझते हैं, क्या यही स्ट्रक्चर है? मैं बिल्कुल से मैं भी तो यही कह रहा था जो अली जफर साहब ने कहा है
कि अकाउंटिंग कानून अलग से नहीं लिखे जा रहे इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए। ये कॉर्पोरेट एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दोनों केसेस में आप फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रहे हैं ना, दोनों सेम है। और दूसरी बात ये होती है कि उसको सजा क्या होगी डिपेंड करता है कितनी बड़ी गलती है। मतलब अगर एक बैंक अपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है यूरोप में या अमेरिका में और वो अंडरटेकिंग दे रहा है तो उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर गलती कितनी बड़ी है, क्या कंसीलमेंट हुई है, क्या अकाउंट्स को छुपाया गया है, क्या हकाइक को छुपाया गया है, क्या गलत बयानी की गई है, क्या रिपीटेडली की गई है। ये यहां कोई एक दफा ओमिशन नहीं है, ये 2008 से लेकर 2013 के अकाउंट्स हैं और उसके बाद 2013 से लेकर 2022 तक 2014 में केस फाइल हुआ और 8 साल उसको गुजर गए। तो ये ऑल थ्रू 14 इयर्स और सो आप छुपाते रहे। आज जाके जब पता चला तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इट्स नॉट अ नॉर्मल ओमिशन के वन टाइम किसी अकाउंटेंट से ओमिशन होगी थी और वो आपने वो कर दिया। सर ये कंसीलमेंट वाली बात मैं फखर दुरानी साहब को जरा चाहूंगा इंक्लूड करना। फखर दुरानी साहब, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया है, इन्वेस्टिगेट भी किया, ऑब्वियसली यू आर एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कि जो कंसीलमेंट वाला फैक्टर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जितनी भी फंडिंग हुई है, मतलब बाय एंड लार्ज जितनी भी खास तौर पर जो बैरून मुल्क से हुई है, उसके हवाले से बार बार वो ये कह रहे हैं कि जी हमें वजाहत नहीं दी गई। इवन वो जो वोटॉन क्रिकेट क्लब के हवाले से मामला है या वो आरिफ नकवी साहब का एफिडेविट है, वो भी कहा जाता है कि मार्च 2022 में फर्निश किया गया, उसके अंदर भी बड़ी डिस्क्रेपेंसीज है, इरेगुलरिटीज है। ये जो कंसीलमेंट वाला फैक्ट है, ये क्यों अडॉप्ट किया जाता है? आप तो इसे फॉलो करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि मुतअद्दिद दफा ना डिलेज भी हुए, जुरिस्डिक्शंस चैलेंज की गई और पता नहीं क्या क्या हुआ। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। ये जो कंसीलमेंट वाला फैक्ट है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन में भी पीटीआई ने यही स्टांस अपनाया कि उनको ये जो 13 अकाउंट्स हैं पार्टी के, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको कौन रन कर रहा था और इसकी जो सेक्रेटरी थे वो कौन। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो हमें बाकायदा पार्टी के रेजोल्यूशंस मिलते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे पार्टी के जो फाइनेंस बोर्ड है वो अप्रूव कर रहा है मुख्तलिफ रेजोल्यूशन, जिसमें अपॉइंट कर रहे हैं ये असद कैसर साहब हैं या आरिफ अलवी साहब हैं या दीगर इनके पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनको बतौर सिग्नेटरी बैंक अकाउंट्स के वो अप्रूव कर रहे हैं पार्टी रेजोल्यूशन के। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं था अकाउंट्स के हवाले से। ये मुझे तो डेलिब्रेट एक कंसीलमेंट का लग रहा है कि ये जानबूझ के इनको छुपाया गया है इन अकाउंट्स को। अगर ये फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा तो ये मैटर सामने आ जाएगा कि जो पार्टी की तरफ से ये सारे नॉलेज में थे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, कि ये जो बैंक अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे। अच्छा हामिद खान साहब, ये कंसीलमेंट का जिक्र बार बार सर किया गया, आपने खुद सर पढ़ा होगा जजमेंट के अंदर भी इस और जो इलेक्शन कमीशन की है, ये कह देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें नहीं पता, जो बनाए गए अकाउंट्स वो आ गए सामने, उन्होंने सर्टिफाई कर दिए, फाइन। बट जो अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किए कि इमरान खान, सो मच सो कि ऐसे अकाउंट्स जो कि इमरान खान साहब के दस्तखत से चल रहे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट जिनको डिसओन किया पीटीआई ने कि हमारे अकाउंट नहीं है, उन अकाउंट से पीटीआई के डिक्लेयर्ड अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन तक शो कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में। वहां से जाहिर होता है कि कंसीलमेंट भी की गई है। इवन देन सर, डू यू थिंक कि ये अट्रैक्ट नहीं करता कि कोई सर्टिफिकेशन को फॉल्सिफाई किया गया है, उसके अंदर कोई फॉल्स सर्टिफिकेट है, या आपको लगता है कि नहीं, स्टिल इमरान खान साहब उस चीज़ के नीचे नहीं आते? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा और अभी बहुत सारे अदालती फैसले होने बाकी हैं। लेकिन जो कुछ आपने इलेक्शन कमीशन की फैसला देखा है, वो पहला फैसला है इस हवाले से। अभी ड्यू प्रोसेस को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, अभी उसने हाई कोर्ट में भी नेचुरली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अभी ये सारी प्रोसेस से गुजरे हैं। अब इसको इस हद तक तो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान दोनों का हक है कि वो हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं जो कानूनी और आइनी तौर पर उनके पास अवेलेबल है। सो बहुत सारे कंक्लूजन्स हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी उनका एक राइट है। अब जैसे उनको शो कॉज नोटिस दिया है उन्होंने, तो शो कॉज नोटिस का जवाब भी तो उन्होंने देना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी बातें कबल वक्त हैं उन पर टोटली रिलाई करना, क्योंकि बहरहाल उस पार्टी का राइट है कि अपने आप को इन सारे
ऑब्जर्वेशंस या इन सारे डिसीजंस और फाइंडिंग्स के ख़िलाफ़ अपने आप को डिफेंड करे। तो अभी और मामलात को सामने आने दें ताकि फिर उसके बाद कोई चीज़ हतमी तौर पे कही जा सकती है। बहरहाल इसमें गलतियां नज़र आती हैं, बहुत सारी कोताहियां नज़र आती हैं, तो वो अपनी जगह है। अब देखना ये कि इसमें क्या कोई बदनीयती का एलिमेंट है, मैं समझता हूँ शायद वो ना हो। तो इसलिए आगे चीज़ें वक्त आने के साथ साथ पता चलेंगी क्या है। बिल्कुल, बदनीति का एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन करना। हामिद खान साहब ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुतअद्दिद फोरम है, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर हमें 62(1)F की एक नई तशरीह भी देखने को मिले। ज़ाहिर बात है क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि जो फिर इवेंचुअली लैंड करते हैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत कुछ और भी करने का सोच रही है। मैं ज़ुबैर साहब से भी जानना चाहूँगा, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ हैं और हामिद खान साहब भी, कि क्या ये एप्ट है या वफाकी हुकूमत कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है इस पूरे मामले के ऊपर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, ये हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोग जल्दी शादियाने बजाने शुरू कर दिए, खुश बहुत जल्दी हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने ये तक सोच लिया है कि हम तो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हम तो हमारे पास जो एक पूरा प्रोसेस है उसको हम इनिशिएट करेंगे और वो फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है। बिल्कुल ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है और ये बात हनीफ अब्बासी साहब के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिइटरेट भी किया है कि मैंडेट वफाकी हुकूमत का है। लेकिन अभी तो शो कॉज नोटिस जारी हुआ, वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर। आप चल पड़े हैं फॉरेन एडेड पार्टी के हवाले से। इतना जल्दी क्यों ये स्टेज आ गई और आपको क्यों महसूस हो रहा है कि इट्स अ फिट केस और ये डिक्लेरेशन अब हो जाना चाहिए? देखिए, इसके ज़ाहिर है आज जो फैसला आया उसके लीगल और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं कि एक बैकग्राउंड है इमरान खान के हवाले से, ख़ास तौर पर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस इमरान खान ने 2010 के बाद की पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में, अपने ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एनिमी स्टेटस दे दिया गया और उनको गद्दार और चोर और डाकू और करप्ट और कि ये ख़राब लोग हैं, ये बहुत ख़राब लोग हैं, ये अच्छे काम नहीं करते हैं, दे कैन डू एनीथिंग टू गेट इनटू पावर और मेक मनी एंड सो ऑन। जो उन्होंने एक हायर पेडेस्टल रखा जो जिसका हमें हमेशा पता था और हम निशानदेही भी करते थे कि आपने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। खुद इमरान खान साहब ने, अगर परवेज़ इलाही को खुद डाकू कहा, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते हैं, किसी और का ज़रूर जिक्र करते हैं कि जी देखें ये तो आपस में किस तरह से ये एक दूसरे को निशाना बनाते थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, जरदारी साहब और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब। तो एक तो वो तनाजुर है कि जिसमें वो हम समझते हैं और हमारा ये राइट क्लेम है कि 8 साल से आप दिफा कर रहे थे या दिफा नहीं कर रहे थे, छुप रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे उस चीज़ों का हिसाब किताब देने से जो इन्हीं के अपने एक बानी रुकन अकबर एस बाबर ने किया था। और उसकी एक लॉजिक एक दफ़ा उन्होंने दी थी इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये कहा था कि अकबर एस बाबर को जवाब हम इसलिए नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो जब उन्होंने फाइल किया था केस तो वो उस वक्त पीटीआई छोड़ चुके थे। अभी आप स्टैंडर्ड देखें, दूसरों के लिए क्या स्टैंडर्ड है, हमें हमारा तनाजुर में जब करते हैं तो खुलफाए राशिदीन का एग्जाम्पल देते हैं और अपने लिए कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो अकबर एस बाबर ने किया था। एनीवेज, बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सब कानूनी चीज़ें करे जो कि मेरा ख्याल है इस केस के हवाले से होगा। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या फेडरल गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करेगी, लेकिन इतना नहीं आसानी से हम इमरान खान को छोड़ेंगे क्योंकि एज फार एज PMLN इज कंसर्न, मियाँ नवाज शरीफ हैड टू पे अ प्राइस फॉर नथिंग कि एक डिक्लेरेशन नहीं की थी अकाउंट्स रिसीवेबल की
तो उसके लिए उनको लाइव डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उनको पार्टी के हेड से हटा दिया गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि 62(1)(f) जो है वो नवाज शरीफ तो सफर करें फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ और इमरान खान फ्री होके वो उसके अंदर फर्क इसलिए सर नॉट हैपन, बट वो फर्क इसलिए कहा जा रहा है कि उसके मियां नवाज शरीफ साहब की जारी बात है, वो डिक्लेरेशन थी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट है, उसके अंदर उन्होंने उसको फॉल्सिफाई किया या जो भी आर्गुमेंट दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मैं सिर्फ ये करूंगा वो ऐसी रीजनिंग है कि मैं खुद बहसियत कानून के तालिब इल्म के मेरे भी उसके ऊपर रिजर्वेशन उस फैसले के ऊपर थे, बट वो उसको डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि यहाँ तो सर्टिफिकेट है भाई, वहाँ एफिडेविट था और वो एक और चीज थी, वो पर्सनल थी, ये तो पार्टी की है, लिहाजा इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। बट वो रिसीवेबल दिखाना ही नहीं था, बट वो फ्रॉम एन अकाउंटिंग स्टैंडपॉइंट वो रिसीवेबल बनता ही नहीं था। 8 साल पुराना कोई रिसीवेबल नहीं दिखाता, बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं दिखाती, बट वो इलेक्शन ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन। बट वो साकिब निसार ठीक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट थी, उसको हम मानते ही नहीं है। बस सर आप ना माने, लेकिन फैसला तो फील्ड है, उसी की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, माने या ना माने आप, वो जारी बात है, आपका इस्तेकाक है, आप ना जबरदस्ती करना था ना। चले वो एक अलग बात है। बट हामिद खान साहब एक बात जो कि वफाकी हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है कि जी हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियार है, और आप बखूबी समझते हैं हनीफ अब्बासी साहब के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर दोबारा सब्सटैंशिएट की कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, अगर वो ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट होता है डिसोल्यूशन के हवाले से या किसी जमात के हवाले से, अगर डिक्लेरेशन आना है गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में, और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजे या हुकूमत पाकिस्तान के पास ऐसे शवायद आ जाए इवन फ्राम एनी अदर सोर्स। बट सवाल ये है सर कि ये मामला तो शो काज नोटिस का है अभी तक, और वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग का। ऐसा क्या नजर आया है वफाकी हुकूमत को आपकी जानिब से, आपको लगता हो कि जिस पे वफाकी हुकूमत ये सोच बैठी है कि हम इनके खिलाफ डिक्लेरेशन भी कर देंगे? अब मैं समझता हूँ अगर करेंगे तो बहुत गलती करेंगे और इससे मुल्क के सियासत को नुकसान पहुँचाएंगे। मेरे नज़दीक अभी तक जितने भी 2 केसेस गुजरे हैं जिसमें कि पार्टीज़ को बैन किया गया है, कि यूपा के ज़माने में जमात इस्लामी का, वो तो लकीली सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको ठीक कर दिया था जी। दूसरा केस जो हुआ था वो जो था वो नेशनल अवामी पार्टी का था, जो भुट्टो साहब ने उसमें डिक्लेरेशन दे के तो सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उसमें नेशनल अवामी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका उनको नुकसान हुआ। लेकिन मैं उस फैसले को अच्छा फ़ैसला नहीं समझता। जो भी कभी पार्टीज़ को बैन नहीं करना चाहिए, जो ख़ास तौर पे इतनी बड़ी अहमियत की हो जाती हैं। तो मेरे नज़दीक पार्टी के बैन होने का यहाँ भी केस नहीं बनता, चाहे आप आर्टिकल 17 के जो है उनके हवाले से कर लें, उनके कंटेंट्स को सामने रख के करें, या सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट का। दोनों तरह से ये पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते कि मुल्क की सालमियत या मुल्क की वो जो है इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही थी ये पार्टी। फंडिंग में गलतियाँ लग सकती हैं, अकाउंट्स देने में गलती लग सकती हैं, या ये पैसा इकट्ठा कर रही थी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, ये सारी बातें नहीं अप्लाई करती। मेरे नज़दीक कोई केस नहीं बनता आर्टिकल 17 या सेक्शन 212 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी का। अच्छा, एक और तकलीफ दे मरहले में मुल्क को डालने वाली बात होगी। सर ये तावील ये पेश की जा रही है, तरह इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, उसके सेक्शन 2C3 के अंदर बड़ा क्लियर है जी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो फॉरेन नेशनल्स थे जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग आई इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, लिहाजा ये बेस बनाया जा रहा है। डू यू थिंक सर इट विल क्वालिफाई या नो? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये फॉरेन एडेड और फॉरेन फंडेड में फ़र्क है। ठीक, लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है फॉरेन एडेड जी, इसका मतलब ये है कि एक पार्टी लॉन्च के फॉरेन एड से लॉन्च की जा रही है मुल्क के अंदर, मुल्क को अंदर से डिवाइड करने के लिए, मुल्क को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, वो एक और सूरत हाल है। इसी तरह से आपको फॉरेन एडेड कोई पैसे भेजे जाते हैं यहाँ एक तंजीम या सियासी जमात खड़ी करने के लिए, जिसका मकसद है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी फैलाई जाए।
ये वो इंस्टेंसेस और हैं जिसके तहत पार्टी जो है वो बैन हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। ठीक, इसलिए कि कोई पैसे का हिसाब किताब नहीं दिया। वो दूसरी बात ये है कि फ़ॉरेन नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने हर की नेशनलिटी लेने में सिर्फ एक वही ममालिक हैं जो कि कॉमनवेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ पाकिस्तान के कानून के तहत डुअल नेशनलिटी हो सकती है। बाकी जितनी जगहों पर पाकिस्तानी जो हैं सिटीजनशिप लेते हैं तो वो डिप्राइव हो जाते हैं अपनी नेशनलिटी से, सिर्फ उनके पास कार्ड रह जाता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। लिहाजा कहने को तो वो फॉरेन नेशनल हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत प्यार ताल्लुक रहता है। वो उसको एक्सक्लूड करने की कोशिश तो की गई है, बट एक बात ये फखर दानाई साहब, ये फॉरेन नेशनल्स की एक लिस्ट बनाई गई कि ये पाकिस्तानी नहीं है, इसने पैसे दिए, इसने पैसे दिए, वो पेटी अमाउंट्स भी हैं, $50, $100, फिर किसी के ज़्यादा हैं। आज मुसद्दिक मलिक साहब ने भी बड़ी जारहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नाम दिए कि ये कौन है, ये तरनजीत सिंह कौन है और फलाना कौन है, फलाना कौन है। बट सवाल ये है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी आई, मुबारक अल नयान की भी कहा जाता है कि वो पैसा राउट हुआ, पाकिस्तान के अंदर आया, अपारेंटली को $2 मिलियन के करीब। क्या ये इतनी रिसर्च या इसके ऊपर इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है, इतना ज़्यादा छांटा गया है कि वाकई ये लोग फॉरेन नेशनल्स थे? क्योंकि ये जो आमिद खान साहब ने बात उन्होंने फरमाई है अभी कि वो लोग भी हो सकते हैं कि पाकिस्तानी ओरिजिन के डुअल नेशनल्स, क्या उनको एक्सक्लूड करने के लिए कोई बेमेहनत की गई है या खामखा वो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है बीच में? मुनीब साहब, एक तो बात यह है कि जो हामिद खान साहब ने भी की कि फ़ॉरेन एडेड का लफ्ज़ और फ़ॉरेन फंडेड के लफ्ज़ में एक होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। फ़ॉरेन एडेड के हवाले से इसमें जो कुछ डोनर्स हैं जैसे रोमिता शेट्टी है, मैंने जब ये इस पे काम कर रहा था तो रोमिता शेट्टी की फ़ैमिली से मैं कांटेक्ट किया और फिर उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की कि वो क्या काम करते हैं। एक तो उनकी यूएस में जो कंपनी है बिज़नेस मैनेजमेंट की, वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनके जो हस्बैंड हैं नासिर अजीज़ साहब, वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रोमिता शेट्टी साहिबा हैं वो उनकी इंडिया के अंदर अभी भी ऑपरेटिंग है कंपनी, जो हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस रन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और वो उनकी एक्टिव डायरेक्टर हैं उस कंपनी की। ये एक एलिमेंट हो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो फॉरेन नेशनल हैं। दूसरा, उसके बाद जो आप इस एलिमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो भी डोनर अगर पार्टी को फंडिंग कर रहा है तो बाद में हमें ये इस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी डाटा से ये पता चलता है कि एक उसमें डोनर थे मुमताज़ मुस्लिम साहब, जिन्होंने $24,900 समथिंग डोनेशन दिया, और जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो उसके बाद मुमताज़ मुस्लिम साहब को एक नथिया गली में लग्जरी होटल बनाने के लिए $मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो आप ये पॉलिटिकल एंगल भी इसका देखना पड़ेगा, फॉरेन एडेड का भी देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और, जो मुमताज़ मुस्लिम साहब का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो उनकी एक सिक्योरिटी कंपनी है जो कि अमेरिकन फोर्सेस को अफ़गानिस्तान और इराक में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी आपको जहन में रखने पड़ेंगे जब गवर्नमेंट इसके ऊपर फर्दर काम करेगी। उसके अलावा जो 34 इन्होंने इंडिविजुअल इलेक्शन कमीशन ने हाईलाइट किए हैं कि ये फॉरेन नेशनल्स की तरफ से भी इनको फंडिंग की गई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मेरी बात हुई, उन्होंने बाकायदा नादरा के डाटा से वेरीफाई किया। हो सकता है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ तर्क कर दी। उसके बाद वो सिर्फ मतलब इसमें डुअल नेशनल तो नहीं शामिल होंगे ना, कोई नहीं हो सकते कि वो जैसे नहीं, ड्यूल नेशनल का नहीं, इसमें ड्यूल नेशनल का नहीं होगा। या तो उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत तर्क की होगी और सिर्फ उसी अमेरिका हो या यूरोप के किसी मुल्क के वो शहरी होंगे, ड्यूल नेशनल नहीं है। इस वजह से उन्होंने इसको 34 का वो किया है, हाईलाइट किया। अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं जी, क्योंकि इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस हैं, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। ज़ुबैर साहब, हामिद खान साहब और फखर दानाई साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। दिलचस्प बात है कि जनाब असद उमर साहब ने आज ये भी कहा कि बरतानिया और अमेरिका में फंड रेजिंग कंपनीज बनाने की इजाज़त है। इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग बहरहाल बड़ी दिलचस्प है, जो ख़ास तौर पर इंग्लैंड के हवाले से उन्होंने बीच पे लिखा। उन्होंने कहा जी कि वो नॉन प्रॉफिट नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रही थी, वो लिमिटेड, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बहरहाल असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रूर सुनिएगा।
दूसरा इल्जाम वो ये लगाते हैं कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज हैं। आप जरा सुने, ये कितना बड़ा, ये मजाक नहीं है, ये कितनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के अवाम के साथ करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में तरीक़ेकार है फंड रेजिंग का, उनका कानून वाज़े करता है। उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने एक मखसूस मकसद के लिए कंपनी बनानी है, सालाना उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ की हुकूमत की एजेंसीज़ हैं, उनको आपने ये पूरी फहरिस्त देनी है, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कब पैसा दिया, ये तमाम रिपोर्टिंग करनी है। ये असद उमर साहब ने कहा, जुबैर साहब ठीक है, उनका एक अपनी पोजीशन हो सकती है, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स अपनी जगह, बट अभी हामिद खान साहब ने बड़ी बैलेंस्ड बात की। उन्होंने कहा कि ये अगर करेंगे तो ये अच्छा नहीं है कि कोई भी जमात, ज़ाहिरी बात है उसके बेशुमार वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी हुकूमतें हैं, हर जगह उन्होंने वोट बैंक है उनका, और वफाकी हुकूमत अगर ये वाकई फैसला कर चुकी है कि जी हम ये डिक्लेरेशन करेंगे तो इसके सियासी रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। क्या उसके लिए तैयार है? इसके ऊपर एहतजाज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब सियासी अगर इम्प्लिकेशंस पीटीआई के ख़िलाफ़ हों तो हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए, लेकिन अगर पीएमएलएन के ख़िलाफ़ हों फॉर नो रीज़न, कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो, हेड ऑफ द पार्टी भी ना रहें, कोई सिग्नेचर भी ना कर सकें, तो सही है। बाकी किसी के लिए भी जायज़ है, पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा पॉलिटिकली, इसलिए हमें इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। या तो ये इमरान खान आके ये एडमिट कर लें कि जी 2017 में या उससे पहले वो जो डिमांड करते रहते थे, जो एथिक्स और जो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते रहते थे, वो फिर सब उनके ऊपर अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं करेंगे। और ये बात ये नहीं है कि अमेरिका में क्या रूल्स हैं, अमेरिका में जो भी रूल्स हों, हमें अपने पाकिस्तान के रूल्स देखने कि क्या हम उस इदारे से या उस इंडिविजुअल से पैसे ले सकते हैं। क्योंकि दिस इज़, हामिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि शायद वो कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे ख्याल में बेनिफिट है, क्योंकि इट डज़ नॉट प्रोवाइड इवन प्लेइंग फील्ड, कि आप तो पैसे ले रहे हैं उनसे जिन सोर्सेज से जो कि आपको अलाउ नहीं है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती क्योंकि वो फॉलो कर रही हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। या तो सबके लिए इजाजत हो जाए, तो वो अगर बाकी सबका फैसला भी जुबैर साहब आया नहीं ना सर, ऐसा तो बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बाकी सबका तो अभी फैसला आया नहीं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही तो कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अनफेयर प्ले किया है। नहीं, एक तो मैं बड़ा वाज़े फ़र्क कर दूं। पहली बात तो ये है कि हम किस कोर्ट के पास गए हैं कि रुकवाने के लिए प्रोसीडिंग्स, हम कहीं गए हैं? हमने कभी मना किया है? हमने कभी चैलेंज किया कि जी हमारे से आप सवाल ना पूछें? पीटीआई ने 2014 में जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद कभी एक जगह भागते थे, कभी दूसरी जगह भागते थे कि इसकी प्रोसीडिंग्स को रोक के रखें। हमने क्या कहा है कि हमने कब कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे से सवाल नहीं पूछ सकता और हम जवाब नहीं देंगे? हमने तो नहीं कहा। तो ये तो कानून में नहीं होता कि सबको एक साथ सबके निताए जाएं। भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसका, और वो खुद इसको डिफेंड करने के लिए, मतलब आप इस पैमाने के ऊपर खुद को भी, तो अब जब उनकी बारी, आप चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि अगर इस पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फैसला है तो उसी पैमाने पे अगर आपके हवाले से आएगा तो आपको कोई मसला नहीं है। आपने कहा हमने तो कभी एहतजाज या एतराज उस पर किया ही नहीं। ये एक पोजीशन है ना, प्रिंसिपल पोजीशन। कैसे हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये पीटीआई स्पेसिफिक हो? ये कैसे हम कह सकते हैं? हम कह ही नहीं सकते भाई। और हमने किया क्या है? हमने कई प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे लिए हैं कभी। और दूसरी बात, एक और जो अभी फ़खर ने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आरिफ नकवी की एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल। आरिफ नकवी का क्लियरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक तो वो पर्सनल फ्रेंड थे, उसके बाद आपने देखा 2018 में जब ये हुकूमत में आए इमरान खान, तो वो हर मीटिंग में बैठे होते थे। नाउ ही वॉज अ बिजनेसमैन, और वो उस बिजनेस मीटिंग में बैठे होते थे जिसमें उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट भी था। और उस वक्त पाकिस्तान ये के इलेक्ट्रिक अब्राज की सेल की बात हो रही थी टू शंघाई पावर, तो वो तो उनका इन्फ्लुएंस था। एंड इमरान खान की हुकूमत उसको एडवांस करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। तो ये तो बड़ा सीरियस मसला है कि जी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुझे तो खैर पता था, लेकिन सियासत में अगर किसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बार बार रिपीट किया था, वो इमरान खान साहब भी थे।
तो यहाँ सबसे बड़ा मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मॉरली भी वो ही इज बैंकरप्ट। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकली बहुत बड़ा धचका है। पीटीआई मस्ट रियलाइज दैट कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी मैं किसी चीज के लिए ना उसमें जो गलतियां हुई हैं उसके लिए ना ओमिशन और कमीशन, ना जानबूझ के किसी चीज के करने। और दूसरी बात ये, आप 8 साल थे आपके पास, आप सजा दे देते किसी को, इस दौरान आप ये कह देते ना कि जी ये इसने गलती की थी। इमरान खान का कोई आपने क्या किसी को सजा? सर मैं हामिद खान साहब से जरा पूछूं, सर ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जुबैर साहब ने की है, अगर कोई पार्टी का डोनर भी है, फिर वो एक ज़माने वो बेनिफैक्टर है पार्टी का, यानी कि पार्टी ने उससे फ़ायदा लिया है, फिर आप उसको जब हुकूमत के अंदर आते हैं, वो इमरान खान साहब की मीटिंग्स में भी नज़र आते हैं। अब ये के इलेक्ट्रिक वाला सारा मामला और फिर जो अबराज का सारा मामला, ये फॉर्मर DGI ने भी कहा है इमरान खान साहब बड़े मोतरस थे इसके ऊपर कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। सवाल ये है कि किसी पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस फैसले के बाद जांचा ये जाएगा कि आपने अकाउंटिंग की गलती कितनी की है, या जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये तमाम बातें अगर इनको सामने रखा जाए तो इनका भी कोई किरदार होगा? देखिए मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता कि मैं, चूँकि इस सारे दौरानिए में मैं पार्टी से ज़रा दूर रहा हूँ, गवर्नमेंट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया होगा कि वाकई ही इस हुकूमत से इन लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो उनको फ़ायदा पहुंचाया गया तो फिर तो बात इनकी दुरुस्त है। अब मुझे फैक्चुअली मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि ये आपकी नज़र में कानूनी तौर पर अब अगर इलेक्शन कमीशन में कोई चला जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आ गया है, तो जी इन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स दिए थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स दिए थे, तो इनकी नाअहली के लिए फैसला अब इनको नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी कोई चला गया, किसी ने दरख्वास्त दे दी, इलेक्शन कमीशन क्या उसके ऊपर इस बेसिस पे कोई कार्रवाई कर सकता है इस फैसले की रोशनी में, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में जा रही है, फिर किसी और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद मामला जाए, या इलेक्शन कमीशन अभी कर सकता है कुछ जो करना चाहे? जी इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर दिया है, स्वाय उसके कि इसके नतीजे में जो आगे कार्रवाई है, जैसे उसने कहा कि हम शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कन्फिस्केशन के हवाले से या किसी और हवाले से, वो करें, वो तो एक कानूनी चाराजोई है। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं कि वो डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये उनका काम नहीं है, क्योंकि वो एडमिटेडली खुद अपने फैसले में लिख रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं हैं, हम एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं। तो वो आइन के तहत ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी में फॉल करते हैं, जुडिशल अथॉरिटी में फॉल नहीं करते। वो डिक्लेरेशन जो है वो को अदालत को देनी है, और वो अदालत इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। ठीक, फ़खर दरानी साहब, ये इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स आई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर जो कहा जाता रहा है कि ये अकाउंटिंग मिस्टेक्स हैं, या अगर कोई बात है तो उसको गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कंस्ट्रू किया है। स्क्रूटनी कमेटी को इमरान खान साहब ने वेलकम किया साल के आगाज़ में, गालिबन बाद में उन्होंने कहा जी कि इसको सही तरीके दुरुस्त पैराए में नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद, हम ये तो नहीं कह सकते कि जल्दबाजी की हो, किसी पैमाने पर आपको लगता है कि गलती भी हो सकती है? क्योंकि कोई भी एक वो आसमानी चीज़ तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन का लिखा हुआ फैसला है, गलतियां भी हो सकती हैं, और गलती हो सकता है हाई कोर्ट में जाके हाईलाइट भी हो जाए। मुनीब साहब, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जल्दबाजी की गई है। अगर आप जो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट शायद पब्लिक की गई थी उनको गो थ्रू करें, तो उसमें पीटीआई की तरफ से ही जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए थे, मैं उनकी बात करूंगा, उनमें 1414 ऐसे लोग थे जो पीटीआई ने जमा कराए कि ये हमारे पार्टी डोनर्स थे यूएसए से, जो इनकी यूएसए LLC 6670 है आई गेस, वो रजिस्टर्ड थी, उनकी तरफ से ये डोनेशन थे। $4,60,000 जमा कराए गए थे 2013 में। अब जब मैं इसके ऊपर काम किया तो मैंने उन डोनर्स को कैटेगराइज़ किया, जो सबसे हाईएस्ट डोनर्स थे $1,000 और उससे अबव थे, और इसके अलावा $500 या उससे अबव थे,
उनसे बात की, उनको इंडिविजुअली ट्रेस आउट किया और उनसे बात की, उनसे जस्ट सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने ये जो डोनेशंस थे, जो अमाउंट थी मेंशन्ड, वो आपने पीटीआई को डोनेशंस दिए या शौकत खानम हस्पताल को डोनेशन दिए थे? तो उनमें से जो एक अच्छी खासी तादाद थी, उन्होंने कहा हमने तो कभी पीटीआई को डोनेशंस दिए नहीं है, हमने शौकत खानम को डोनेशंस दिए हैं। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे कोई इस तरह की एरर या मिस्टेक हुई हो। ये पीटीआई की तरफ से ही जो डाटा मैनिपुलेशन है वो भी पीटीआई की तरफ से की गई है, और अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है या अकाउंट्स है वो भी पीटीआई की तरफ से मुझे लग रहा है, जो अपेरेंटली ये इन्होंने डेलिब्रेटली किए हैं। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा। मैं जनाब हामिद खान साहब का, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का और फखरुद्दीन दुरानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है कि वो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। सवाल बहुत सारे हैं और सख्त सवाल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब भी देना पड़ेगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।